नमस्कार मित्रों, ये शिक्षित आजमगढ़ का चैनल है और इस पे हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि आजमगढ़ के लड़कों को मैक्सिमम जोड़ा जाए शिक्षा से। एक कॉम्पिटिटिव दुनिया है, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी एक टीम बन रही है। ये टीम ये प्रयास कर रही है कि जो आजमगढ़ के क्षेत्र के लोग हैं जो ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे हैं, उनको यहाँ पर लोकल स्तर पे अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया जा। उसी क्रम में मित्रों, अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा, और ये जो साइंस का चलेगा दौर, ये स्पेशली पेट को फोकस करके चलेगा। तो यहाँ पर जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम पेट को ही फोकस करके पढ़ाएंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको कवर किया जाएगा, और वही लोग, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो पेट की तैयारी करेंगे। तैयारी का तरीका ये होगा कि जब हम एक चैप्टर पढ़ा लेंगे तो उस चैप्टर के बाद उस पर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो आप लोग उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, इस तरीके से वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आइए मित्र, इसी को लेकर के हम बात करते हैं, और बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का स्टार्ट बायोलॉजी से करते हैं, क्योंकि अगर बात किया जाए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखेंगे, इसमें बायोलॉजी जो है ये इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए कोई एग्जाम है, अगर मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अमूमन देखा गया है 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। एंड इसका मतलब यह है कि 70 से 80% रेशियो जो है वो अकेले इस सब्जेक्ट का है। उसके बाद अगर सेकंड प्रायोरिटी आती है तो आती है फिजिक्स की, और थर्ड प्रायोरिटी पे आता है केमिस्ट्री। अभी तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, इन एग्जामों का यही शेड्यूल है। अगर इनकी हायरार्की को सेट किया जाए तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी है, उसके बाद फिजिक्स है, और उसके बाद क्या है, केमिस्ट्री है। तो हम लोग भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको पहले रखा जाता है, चाहे हम आप हो चाहे सब्जेक्ट हो। तो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेगा उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये तरीका रखना भी चाहिए कि जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए वहाँ से ज़्यादा पढ़ा जाए। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले बायोलॉजी देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स देखेंगे, और उसके एट लास्ट हम क्या देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे। तो आज का जो क्लास चलेगा, आज बायोलॉजी से स्टार्ट होगा। और बायोलॉजी से स्टार्ट होगा तो बायोलॉजी जब भी हम पढ़ाना शुरू करते हैं या कोई भी पढ़ाता है, तो बायोलॉजी का जो एंट्री होता है वो होता है किससे, कोशिका से। किससे होता है, कोशिका से। हम इस सब्जेक्ट में इसी चैप्टर के माध्यम से प्रवेश करते हैं। आखिर क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि हम जब भी बायोलॉजी में जाते हैं तो हमें कोशिका पढ़नी पड़ती है? कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो होगा नहीं, कुछ कारण होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कोशिका में ऐसा क्या दम है कि बिना इसको पढ़े हम इस सब्जेक्ट में अपना कदम नहीं रख सकते हैं। तो जरा देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल कहीं दूर से नहीं लेंगे, एग्जाम्पल जो लेंगे अपने शरीर का ही लेंगे। मान लेते हैं एक मानव शरीर है, मान लेते हैं कोई मानव शरीर है, किसी भी मानव का शरीर हो सकता है, मानव शरीर है। ये जो मानव शरीर है, अगर आप देखेंगे इस मानव शरीर को, ये ड्रम की तरह है। एक खाली ड्रम जो देखते हैं उसी की जैसा ये मानव शरीर है। जैसे एक ड्रम देखते हैं तो उस ड्रम में देखेंगे, ये जो ड्रम की टाइप होता है, ये जो आपका स्किन है इसको कवर किए हुए है। जैसे ड्रम होता है उसको लोहे की चादर कवर करती है, इस तरीके से आपके शरीर को आपके ऊपर की स्किन क्या की है, कवर की है। और उसमें देखेंगे तो ईश्वर ने तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सेट की हुई है। जैसे सांस लेने के लिए आपको एक अलग व्यवस्था दी है, बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अलग व्यवस्था दी है, रक्त को चारों ओर दौड़ाने के लिए अलग व्यवस्था दी है। ईश्वर ने आपके शरीर को जो बनाया है उसमें जो विभिन्न प्रकार के काम हैं, उन कामों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की इकाइयां दी हुई है। यानी जो मानव शरीर है, अगर मानव शरीर की बात किया जाए तो ये जो मानव शरीर है तमाम प्रकार के शारीरिक तंत्रों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, शारीरिक तंत्रों से बना हुआ है। तमाम प्रकार के शारीरिक तंत्रों से बना हुआ है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें
अगर एग्जाम्पल देखें तो सांस लेने के लिए क्या है? श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र है। बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र है। और ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या है? रक्त परिवहन तंत्र है। यानी आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी जो बनी है ये तमाम प्रकार के शारीरिक तंत्रों से बनी है। सबकी एक अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है। ये सब जुड़ करके आपस में काम करते हैं। अब आप ये बताइए, जरा ये बताइए, ये जो शारीरिक तंत्र है, ये जो शारीरिक तंत्र है, जैसे आप बात करिए क्या श्वसन तंत्र की, तो क्या श्वसन तंत्र की बात करिए तो श्वसन तंत्र में आपकी क्या है? नाक है कि नहीं है? नाक है। उसके बाद सांस लेने के लिए क्या है? ग्रसनी है। ग्रसनी है। उसके बाद क्या है? फेफड़ा है। फेफड़ा है। यानी कि जो एक एक तंत्र है, चाहे वो श्वसन तंत्र हो चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, उसके निर्माण के लिए अंगों, कई सारे अंग लगे हुए हैं। सांस लेने के लिए नाक है, ग्रसनी है, फेफड़ा है कि नहीं है? इसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र भी है। यानी अगर बात करें, ये जो श्वसन तंत्र है इसके निर्माण में तमाम प्रकार के अंग लग रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र को निर्माण में तमाम प्रकार के अंग लग रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है, ये जो शारीरिक तंत्र है इसके निर्माण में, शारीरिक तंत्र को बनाने में तमाम अंग लगे हुए हैं। तो इसका निर्माण कैसे हो रहा? तमाम सारे अंगों से हो रहा है। अब बात करें अंगों की, बात करें अंगों की, तो जैसा नाक दिख रहा है क्या वैसा फेफड़ा दिखेगा? क्या वैसी ग्रसनी दिखेगी? यानी कि ये जो अंग है इनके निर्माण में, इन अंगों के निर्माण में भी विविधता देखने को मिलेगी। अंग अंग में होंगे, जो फेफड़ा होगा वो अलग तरह का होगा, जो नाक होगी वो अलग तरह की होगी, जो ग्रसनी होगी वो अलग तरह की। मैं पूछूं क्या है तो आप बताएंगे साहब ये क्या है? ऊतक है। क्या है? ऊतक है। क्या है? ऊतक है। और एट लास्ट आपसे मैं पूछूं वो ऊतक किससे बना हुआ है, तो जवाब देंगे कोशिका से। किससे? कोशिका से। कोशिका से। अगर आप इस हायरार्की को देखें, इस मानव शरीर को देखें, तो जो मानव शरीर है किससे बना हुआ है? शारीरिक तंत्र से। शारीरिक तंत्र किससे बना है? अंगों से। अंग किससे बने हैं? ऊतक से। और ऊतक किससे बना है? कोशिका से। यानी जो ये शरीर बन रहा है इसके बॉटम में कौन है? इसके बॉटम में कौन है? कोशिका है। जैसे कोई मकान होता है, अगर मकान को देखें, उतना बड़ा मकान दिख रहा है, लेकिन उस मकान को सही तरीके से देखें तो ईंटें दिखेंगी, और लाखों लाखों की संख्या में ईंटें जुड़ करके विशाल मकान का निर्माण कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने शरीर को एक मकान मानते हैं तो इसकी ईंट कौन है? कोशिका है। और बहुत सारी ईंटें मिल करके मकान बनाती हैं। इसी प्रकार से लाखों अरबों की संख्या में कोशिकाएं मिल करके किसका निर्माण करती हैं? शरीर का निर्माण करती हैं। तो आप जिस शरीर को देख रहे हैं वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग शारीरिक तंत्र बनाते हैं, और शारीरिक तंत्र मानव शरीर बनाता है। यानी कि अगर आपको यहां पे निष्कर्ष लिखना हो, क्या लिखना हो? निष्कर्ष लिखना हो, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? आप कहेंगे साहब ये जो कोशिका है ये मानव शरीर की कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है, रचना करने वाली इकाई है। कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक इकाई है, निर्माण करती है। आप अपने शरीर को देखिए और ये मान के चलिए आपके शरीर में कोशिका के अलावा कुछ है वो नहीं। आपका जो शरीर है उसमें क्या है? केवल और केवल कोशिका है कि नहीं? केवल और केवल कोशिका है। चाहे किसी भी तरीके से आप अपने शरीर के किसी भी अंग को उठाएंगे वो निश्चित रूप से किससे बना होगा? कोशिका से बना होगा। अब ये बताइए हम क्या हैं? सजीव हैं। हमारे अंदर क्या है? जीवन है कि नहीं है? हम जीवित हैं। और बताइए, और एक निर्जीव को लीजिए, दोनों चीजों को लीजिए। निर मतलब होता है नहीं, जीव मतलब जीव, जिसमें जीवन न हो क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है।
अगर हम सजीव की बात करें और निर्जीव की बात करें तो एक चीज हमें कॉमन मिलेगी। वो कॉमन चीज है क्या? वो कॉमन चीज क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। आप बताइए सदानंद, आप बताइए कि पदार्थ होगा कि नहीं होगा? होगा, पदार्थ होगा, है ना? चाहे ये पेन हो, चाहे आपका शरीर हो, दोनों ही अणुओं से मिलकर के बने हैं। तो पदार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सजीव भी सेम है, निर्जीव भी सेम है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे अंदर ऐड हो जाती हैं। जैसे हमारे पास क्या हो जाता है? ऊर्जा ऐड हो जाती है। हमारे पास क्या ऐड हो जाता है? हमारे पास इमोशन, भाव ऐड हो जाते हैं। हमारे पास तमाम प्रकार की चीजें ऐड हो जाती हैं और हम निर्जीवों से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। हम क्या है? हमारे पास ऊर्जा, इमोशन, ये तमाम चीजें जुड़ती हैं और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम निर्जीव से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ये सिमिलरिटी कब होगी? जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पदार्थ दोनों में रहेगा। तो ये भी निर्जीव और ये भी निर्जीव, यानी हम सजीव हैं। हम तभी तक सजीव कहलाएंगे जब हमारे पास पदार्थ प्लस क्या हो? ऊर्जा हो, भाव हो, क्रोध का, प्रेम का, घृणा का, ये भाव है कि नहीं है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं, ये सारी की सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो कहेंगे साहब हम क्या हैं? सजीव हैं। और जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगी हम क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। है कि नहीं है? यानी एक बात तो सही, एक बात तो ठीक है कि निर्जीव और सजीव में पदार्थ दोनों में सेम होते हैं, लेकिन सजीव इस मामले में इनसे आगे निकल जाते हैं। अब ये बताइए ये जो पॉइंट आपने पढ़ रखा है, इस पॉइंट का निष्कर्ष यही निकला है कि जो मानव शरीर होती है वो किससे बनी होती है? कोशिका से बनी होती है। जरा आप ये बताइए, जब आप कोशिका से बने हैं, आपके शरीर में कोशिका के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये बताइए जो कुछ होना होगा वो कोशिका में ही तो होगा। आप कहेंगे होगा कहाँ? आप कहेंगे वहीं जगह है तो वहीं तो होगा, है कि नहीं? आपके शरीर में जब इसके अलावा कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब सीधा सा है जो कुछ भी होना है इसी के अंदर होना है। आप कहेंगे साहब ऊर्जा पैदा होगी, तो हम कहेंगे कोशिका के अंदर होगी। कहेंगे और तमाम चीजें पैदा होगी, तो हम कहेंगे जो भी चीजें पैदा होंगी, चाहे वसा, प्रोटीन, जो भी चीजें बननी बिगड़नी है, सब किसके अंदर बनेंगी? कोशिका के अंदर। पूछेंगे क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि आप में कोशिका के अलावा कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो सारा चीज जो कुछ भी होना होगा उसमें होगा कि नहीं होगा? अभी मेरे अंदर ऊर्जा बन के निकल रही नहीं निकल रही है? ये कहाँ से बन करके निकल रही है? कोशिका से बन करके निकल रही है। इसका मतलब ये है कि कोशिकाएं काम भी करती हैं। कोशिकाएं केवल निर्माण नहीं करती हैं, कोशिकाएं काम भी करती हैं। तो आपने इस शब्द का मतलब ये निकाल लिया कि साहब कोशिकाएं क्या हैं? क्रियात्मक इकाई भी हैं, यानी कार्य करने वाली इकाई भी है। कार्य करने वाली इकाई भी है। इस पूरे बात का मतलब ये निकला, इस पूरे कथन का ये निष्कर्ष निकला कि हमारा शरीर कोशिका से बना है, इसलिए एक ऐसी इकाई हो गई थी, संरचनात्मक इकाई हो गई थी। और हम सजीव हैं तो हमारे अंदर तमाम प्रकार के भाव हैं, ऊर्जा है, सारी चीजें हैं। वृद्धि कारक तत्वों के रूप में प्रोटीन है और ये सब हमारे शरीर के अंदर ही बना है। तो अंदर कोशिका है तो कोशिका में ही बना है। इसका सीधा सा मतलब है कोशिकाएं कार्य भी करती हैं। तो कैसी इकाई? क्रियात्मक इकाई भी हो गई। अगर इन दोनों बातों को जोड़ लिया जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। ये सबसे छोटी है कि नहीं है? ये सबसे छोटी है कि नहीं है? यानी आप अगर निष्कर्ष ये निकालेंगे, आप इस बात का अगर निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं तो आपने कोशिका के बारे में क्या कहा कि साहब जो कोशिका है ये मानव शरीर की क्या है? संरचनात्मक एवं प्लस क्या? क्रियात्मक इकाई। अच्छा, छोटी है। आपने उस हायरार्की में देखा कि नहीं देखा?
उस हायरार्की में देखा, मानव शरीर वाली हायरार्की में देखा तो सबसे नीचे था, तो कहेंगे प्लस क्या होती हैं? सबसे छोटी। प्लस क्या होती हैं? सबसे छोटी, सबसे छोटी। अगर आपको कोई कोशिका को परिभाषित करने के लिए कोई कहे तो आप कहेंगे साहब कोशिका क्या है? किसी भी जीव की, किसी भी जीव, अब यहाँ मानव ही नहीं सबकी बात कर लेते हैं, किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब ये जान जाइए कि आप में कोशिका के अलावा कुछ भी नहीं है और जो कुछ होना है कोशिकाओं के अंदर ही होना है। इसलिए जब तक कोशिका मस्त रहेंगी आप भी मस्त रहेंगे। अब जब कोशिका ध्वस्त हो जाएगी तो आप भी ध्वस्त कर जाएंगे, है कि नहीं? जब तक कोशिका मस्त आप मस्त। ईश्वर होते हैं ना होते हैं अलग प्रश्न चिन्ह है ना? लोग कहते हैं साहब ईश्वर की जब तक कृपा होगी तब तक आप जीवित रहेंगे। मैं कहता हूं जब तक कोशिका की कृपा रहेगी तब तक आप जीवित रहेंगे। जब तक कोशिका झमझमाते हुए काम करेंगी आपकी लाइफ मस्त चलेगी, और जिस दिन इसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी आपके जीवन की क्वालिटी में भी क्या हो जाएगी? कमी। और जिस दिन ये बंद कर दी, जिस दिन ये बंद कर दी, अब नए उत्पाद बनने बंद। आपके अंदर न ऊर्जा बनेगी, न इमोशन बनेगा, न वृद्धिकारक तत्व बनेगा, न कुछ बनेगा। जब कुछ बनेगा ही नहीं तो आप में और निर्जीव में क्या अंतर रह जाएगा? आप निर्जीवों की श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए कोशिका को ईश्वर के बराबर दर्जा दीजिए, है कि नहीं है? देखते हैं ना, देखते हैं जब आदमी बूढ़ा होता है तो धीरे धीरे कोशिकाओं की क्वालिटी क्या होती है? घटने लगती है। तो नहीं कहा जाता आदमी क्या हो रहा है? सिकुड़ने लग रहा है कि नहीं? वो शो कर रहा है कि साहब आपकी कोशिका की क्वालिटी कम हो रही है। इसका मतलब आपके जीवन की क्वालिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब तक कोशिका की कृपा रहेगी तब तक आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मतलब तो यही है। और ये भी जान जाइए जिस प्रकार से इस जगत में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से आपके शरीर में कोशिका के अलावा कुछ भी नहीं है। वो काम भी करेगी, वो बनाएगी भी। इसीलिए मैंने ये लिखा सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यही इसका निष्कर्ष है। आइए अब आगे बात करते हैं, आखिर ये ज्ञान हमें हुआ कब? हमें ये ज्ञान कब हो गया कि ये सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो आप कहेंगे साहब जब छोटी चीजों को देखना शुरू किया। हमने कहा छोटी चीजों को कब देखेंगे? कब छोटी चीजों को देखेंगे? तो हम कहेंगे छोटी चीजों को देखने वाला जब यंत्र विकसित करेंगे। हम कहें कैसे यंत्र? कहेंगे साहब सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा, और दर्शी मतलब होता है दर्शन करना। ऐसा यंत्र जो छोटी चीजों का दर्शन कराता है। और ये जो उपकरण है इसका निर्माण तब हुआ है जब लेंस का निर्माण हुआ है। और लेंस का निर्माण एक वैज्ञानिक करता है जिसका नाम क्या है? लेंस का आविष्कार एक वैज्ञानिक कर रहा है जिसका नाम क्या है? लियोनार्डो दी विंची। क्या नाम है? लियोनार्डो दी विंची। ये साहब लेंस का आविष्कार जब करते हैं, लेंस हो गया तो इस पे आधारित क्या बन गई? जैसे ही लेंस आया तो उसके कुछ समय बाद क्या आ गया? सूक्ष्मदर्शी। यानी अब हम छोटे चीजों का क्या करने लगे? दर्शन करने लगे। और जब छोटे चीजों का दर्शन किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें एक दुनिया दिखने लगी, हमें जीवाणु दिखने लगे, हमें बैक्टीरिया दिखने लगे, हमें वायरस दिखने लगे। हमने कहा अरे इतनी बड़ी दुनिया को तो हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, है कि नहीं? क्योंकि हमारी आंखों के पास उन्हें देखने की क्षमता थी नहीं। लेकिन हमने एक यंत्र विकसित किया और उस यंत्र के माध्यम से इन चीजों को देखना शुरू किया। तो अब जैसे ही सूक्ष्मदर्शी विकसित होगी, छोटी छोटी चीजों को हम देखना शुरू करेंगे। छोटी चीजें कोशिका भी हैं, तो कोशिका का ज्ञान अब हमें होना शुरू हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जैसे जैसे अपग्रेड होगा, कोशिकाओं के बारे में जानकारी भी वैसे वैसे अपग्रेड होगी। जितनी बढ़िया किस्म की सूक्ष्मदर्शी आने लगेगी उतने अच्छे किस्म से कोशिका के अंदर घुस घुस के हम देखना शुरू करेंगे और उनके कार्यों को समझना शुरू करेंगे, है कि नहीं है? तो ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन की शुरुआत तब होती है जब सूक्ष्मदर्शी मार्केट में आ जाती है। और उसी के सहयोग से हम अपने ही शरीर की सबसे छोटी इकाई को देखना
शुरू करते हैं। इसके इतिहास की शुरुआत होती है कब? इसके इतिहास की तब शुरुआत होती है जब आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये घटना 1665 की है। कब की घटना है? 1665 की घटना है। एक वैज्ञानिक है जिसका क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक है जिसका क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक जो है, ये रॉबर्ट हुक ये क्या कर रहा था? ये एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसको कहते हैं कॉर्क का टुकड़ा। कॉर्क का टुकड़ा। कॉर्क का टुकड़ा आप समझेंगे कब? जो महंगी वाइन्स की बोतल होती हैं, शराब की बोतल होती हैं, उनके ऊपर ये कॉर्क का टुकड़ा लगाते हैं। धातु का नहीं लगाते हैं क्योंकि वाइन हो सकता है उससे क्रिया कर जाए, तो इसके लिए क्या लगाते हैं? कॉर्क का टुकड़ा। इसी के टुकड़े को क्या कर रहा था? रॉबर्ट हुक देख रहा था सूक्ष्मदर्शी लगा करके, और जब ये देखा तो इसको मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या दिखी? संरचना दिखी। इसको क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या दिखी? संरचना दिख गई। अच्छा, दिखी। रॉबर्ट हुक ने जब इसको देखा तो इसको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी, और बीच में क्या दिखा? खाली स्थान। क्या दिखा? खाली स्थान। खाली स्थान दिख गया, जिसे रॉबर्ट हुक क्या कहता है? सेल। क्या कहता है? सेल। सेल का मतलब होता है खाली स्थान। इसने ये खाली स्थान देखा और इसका नाम क्या रख दिया? सेल। आप पिक्चरों में देखते होंगे सेल जिसमें कैदी क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, है कि नहीं है? ये शब्द वहीं से उठाया गया है। और कोशिका का मतलब क्या था? कोश का मतलब होता है स्थान, है कि नहीं है? रॉबर्ट हुक ने इस मधुमक्खी, इस कॉर्क के टुकड़े को देखा और इसने देखा कि इसके अंदर खाली खाली से स्थान बने हुए हैं। क्योंकि खाली स्थान देखा, उसने कह भी दिया क्या है? भैया ये सेल है कि नहीं है? तो सेल को सबसे पहले मार्केट में लाया कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले देखा। क्या ये जीवित सेल को देख रहा है? एक कॉर्क का टुकड़ा क्या है? निर्जीव हो गया है, मर चुका है। तो ये सेल भी क्या है? मर चुकी हैं। तो रॉबर्ट हुक जिस कॉर्क के टुकड़े से सेल को देख रहा है, वास्तव में वो क्या है? निर्जीव है ना? इसने पहली बार सेल को जरूर देखा है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। इसने पहली बार सेल को जरूर देखा है, लेकिन जो सेल है, जो कोशिका है, वो जीवित नहीं है। क्या है? निर्जीव है कि नहीं है? निर्जीव है। एक ऐसी सेल है, डेथ सेल है। लेकिन देखा तो जरूर इसने ना। सबसे पहले लोगों को इसने बताया कि नहीं बताया? जो लोग सबसे पहले किसी चीज को बताते हैं वो उसके पिता ही तो कहलाते हैं। कहलाते ही नहीं कहलाते हैं? रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका के बारे में विश्व बिरादरी को बता रहा है, तो इसका पापा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो रॉबर्ट हुक क्या है? कोशिका का जनक है। कोशिका का जनक है। आप इसको कह सकते हैं रॉबर्ट हुक क्या है? कोशिका विज्ञान का जनक है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्या का जनक। और ये घटना कब की है? 1665 की। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े को देखा, और देखता है तो उसको खाली स्थान दिखता है, और खाली स्थान दिखा तो इसने कहा साहब ये क्या है? सेल है। सेल का मतलब होता है खाली स्थान, है ना? चूंकि ये सबसे पहले लोगों को बता रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? कोशिका विज्ञान का जनक कहा। अब सुनिए, अब सुनिए, अब बात यहां से कहानी क्या करती है? आगे बढ़ती है, और एक नया वैज्ञानिक आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक के बाद दूसरा वैज्ञानिक कौन आया है? दूसरा वैज्ञानिक आया है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनके बारे में कुछ मैं बता दूं। देखिएगा, इसके पास क्या थी? इसके पास चश्मे की दुकान थी। और मैं एक बात बता दूं आपको, प्रतिभाएं कभी किसी की दास नहीं होती हैं। चश्मे की दुकान थी, लेकिन इसका इंटरेस्ट था इसमें, है कि नहीं है? और ये छोटी छोटी चीज़ों को खोजने में इसको बड़ा मज़ा आता था। इसके लिए इसने अच्छे किस्म के लेंस विकसित किए थे, जिस पर आधारित इसने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। और था क्या? ये साधारण आदमी था, इसके पास चश्मे की दुकान थी, है ना? और इसके पास बढ़िया किस्म की सूक्ष्मदर्शी थी, है ना? रॉबर्ट, ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इसने ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की।
जीवित कोशिका की किसने खोज की? सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। डाटा में अंतर देखिएगा, अगर पूछे कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, तो इसमें अगर ये न मेंशन हो कि जीवित या सजीव, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन जब स्पेशली मेंशन कर दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने सबसे पहले की, तो आप किसका नाम बताएंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना। ये बड़ा महान आदमी हुआ है। इसने यहीं तक नहीं रुका है, ये क्या किया है, इसने किसकी खोज की है? बैक्टीरिया की। इसने किसकी खोज की है? बैक्टीरिया की खोज की है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है ना। बैक्टीरिया की खोज इसने की, इसलिए जो पहली बार खोज करता है वो उसका पिता कहलाता है। इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। और ये यही अभी नहीं रुका, इसकी कहानी अभी यही नहीं खत्म होगी। ये आगे जाकर किसकी खोज करेगा? आरबीसी की खोज करेगा, है ना। आरबीसी की खोज करेगा। तो सूक्ष्म जीवों की दुनिया में इसका योगदान बड़ा जबरदस्त है ना। इसने ही जीवित कोशिका की खोज की, इसने ही जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद ये आगे जाकर के बैक्टीरिया की खोज कर रहा है, और फिर ये किसकी खोज कर रहा है? आरबीसी की खोज कर रहा है। ये 3 खोज इसके नाम जाती है। तो याद रखिएगा, मृत्यु की बात करें तो रॉबर्ट हुक, और जीवित की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके साथ ही साथ ये 3 डाटा भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब कहानी बहुत आगे बढ़ेगी। अब कोशिका के अंदर घुस करके उसके कोशिकांगों की खोज होगी, है ना। अब कोशिका के अंदर घुस करके उसके कोशिकांगों की खोज होगी। तो इसी क्रम में एक नया वैज्ञानिक आएगा, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम होगा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है ये केंद्रक की खोज करता है। किसकी खोज करता है? केंद्रक की खोज करता है। आपसे पूछा जाए केंद्रक की खोज किसने किया है, तो जवाब किसको जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन को जाएगा। ये हुआ क्या, ये ऑर्किड पौधा होता है, उसकी जड़ की कोशिकाओं को ये देख रहा था, और उसने देखा कि इस कोशिका के अंदर एक बड़ा सा कोशिकांग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस कोशिका के बाद अगर किसी और कोशिकांग का अस्तित्व हो तो किसका है? केंद्रक का है। सबसे पहले चूंकि इसने ही देखा, इसलिए इसे केंद्रक का क्या कहते हैं? खोजकर्ता कहते हैं। तो ये तो इसकी इतिहास रहा, मोटा मोटा उन लोगों का नाम रहा जिन लोगों ने इसके संबंध में काम किया। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करता है 1665, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका प्लस बैक्टीरिया प्लस क्या? आरबीसी। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज करता है। उसके बाद बड़े धड़ल्ले से खोज हुई, कोशिका के विषय में बहुत धड़ल्ले से खोज हुई। न केवल खोज हुई बल्कि उनके कामों के बारे में भी बड़ा विस्तृत देखने को मिला, है ना। तो इसका ये क्या था? संक्षिप्त इतिहास था। आइए कोशिकाओं के बारे में अभी थोड़ी छोटी मोटी जानकारी लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे तो आराम से कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, इसके विषय में कुछ जानकारी लेते हैं, और जानकारी सामान्य है, अक्सर पूछा भी जाता है। पूछा क्या जाता है, देखिएगा इसके विषय में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। सामान्य जानकारी लेते हैं। अब देखिएगा, पूछा यह जाता है संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। क्या पूछा जाता है? संसार की सबसे छोटी कोशिका जो अभी तक ज्ञात है। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या नाम है? सदानंद बताइएगा। क्या बताया? कोशिका बताया आपने। माइक्रो प्लाज्मा माइको और आगे बताइए। गेली ली सेप्टिकम ये सही से नहीं आ रहा है।
सेप्टिकम। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। इस संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है, एक परजीवी बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। इसको देखा गया तो ये संसार की सबसे छोटी कोशिका दिखा। अगला फैक्ट ये है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो आपने क्या बताया? शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा कहा जाता है कि अमूमन 2 किलो का होता है। और एक बार मैंने पढ़ रखा था कि इसमें 12 लोगों का ऑमलेट भी बनाया जा सकता है। वो तो खाने वाले पे डिपेंड करेगा कि कितने लोगों का अंडा बन सकता है कि नहीं है। फिलहाल इस समय जो ज्ञात है शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। आपको मैंने बताया था ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, एक जनजाति है। आप लोग पढ़ेंगे, एक जनजाति है जिसका बर्तन का काम करता है। जनजातियों में हमारी तरह ग्लास प्लेट थोड़ी ना होती है, वो परंपरागत चीज़ों का यूज करते हैं। तो मैंने बताया था एक डिज़र्ट है जहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जो शुतुरमुर्ग के अंडे को बर्तन के रूप में यूज करती है। खाने पीने की चीज़ों क्या करती है? इकट्ठा करती है। वो कौन सी जनजाति है? तो आपने क्या कहा था? बुशमैन जनजाति। जो बुशमैन जनजाति है, और ये पाई जाती है कहाँ पर? ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। मरुस्थल में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडे का यूज क्या करते हैं? बर्तन, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है मोटी वाली, वो कवरिंग क्या करते हैं? अंदर का मटेरियल खा करके जो अंदर वाली कवरिंग होती है उसको पानी पीने के जल भी रखते हैं और अनाज भी रखते हैं ताकि इन फ्यूचर उसको यूज कर सकें। तो ये जनजातियां क्या करती हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या करती हैं? बर्तन के रूप में यूज करती हैं। है कि नहीं है? ये तो बात रही, ये तो विश्व की बात रही। हम पढ़ेंगे ह्यूमन बायोलॉजी, इसलिए हमें ह्यूमन के बारे में जानना जरूरी है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो आप लिख रहे थे, यहाँ पर जो आपने लिखा है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका, इसको एडिट करके यहाँ लिखिए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो जवाब आपने दिया, इसका जवाब होगा शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु, जिसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु है, जिसे स्पर्म कहते हैं। वहीं अगर बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो जवाब क्या होगा? अंडाणु। क्या होगा? अंडाणु। ये फीमेल्स में पाए जाते हैं और ये क्या हो जाएगा? मेल में पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु है। क्या है? अंडाणु, जिसको क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सुनिएगा और क्या चीजें हैं। मैं आपसे पूछूं, एक मैं सामान्य एग्जाम्पल देके पूछूं, आपको अगर कई अंगों पर चोट लगी हो, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हाथ पे चोट लगी हो, है ना, आंख में चोट लगी हो, ब्रेन पे चोट लगी हो, शरीर के अंदर लीवर पे चोट लगी हो, क्या सभी के ठीक होने की एक ही दर है? सभी के ठीक होने की एक ही दर नहीं होगी। कुछ पहले ठीक होगा, कुछ थोड़ा बाद में, है कि नहीं? कुछ पहले सही हो जाएगा, कुछ थोड़े दिन बाद। यानी कि आपके शरीर में अगर अलग अलग जगहों पर चोट लगी है, घाव लगा है, तो उनके ठीक होने की दर अलग अलग है। अब बताइए, कोई घाव ठीक कब होता है? जब यहाँ चोट लग गई है तो यहाँ की सेल क्या हो गई है? डैमेज हो गई है, क्योंकि आपको पता है सेल के अलावा तो आपके पास कुछ नहीं है। तो अगर चोट लगी है तो सेल ही तो डैमेज है, और सेल डैमेज है, सेल खराब हो गई है। तो जब नई सेल आकर के उसका जगह ले लेगी तो अंग क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सवाल यह है कि जितना जल्दी ये आकर ठीक होगा, जितना ये जल्दी आएगा, उतना जल्दी ही अंग ठीक होगा।
यानी कि जितना जल्दी इसका पुनरुत्पादन होगा उतना जल्दी ये अंग ठीक होगा। बोलिए हाँ, है कि नहीं है? जितना जल्दी इसका पुनरुत्पादन होगा उतना जल्दी ठीक होगा। पुनरुत्पादन का मतलब होता है फिर से उत्पादन, यानी कि जो पहली वाली कोशिका है वो जितना जल्दी जल्दी नई कोशिका को पैदा करेगी वह अंग उतना जल्दी ठीक होगा। आपके ही शरीर में कुछ अंगों के पास कोशिकाओं को जल्दी जल्दी पैदा करने की क्षमता होती है और कुछ के पास बड़ी स्लो होती है। तो मैं आपसे पूछूं, आपका कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर कोशिका पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो जवाब क्या होगा? लीवर। जवाब क्या होगा? लीवर। यानी आपके शरीर में जो लीवर है, यकृत है, इसकी कोशिका के पास सबसे अधिक कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। आप देखिएगा, आप जब आहार नाल बनाते हैं तो ये आपका स्टमक होता है और इसी के ऊपर क्या लगा रहता है? लीवर लगा रहता है। ये कौन है? लीवर है, जिसको क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। एक बात जानते रहिएगा, यह एक ऐसा अंग है, इसकी देखिए विशेषता सुनिए, जो बहुत ज़्यादा काम करता है। दो चार अंगों को छोड़ दिया जाए, मस्तिष्क वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो पूछा जाए आपके शरीर में सबसे ज़्यादा काम करने वाला अंग कौन है, तो आप कहेंगे लीवर। ये बहुत बड़ी मात्रा में क्यों जैविक क्रियाएं करता है? बड़ी मात्रा में जैविक क्रियाएं करता है। अब दूसरी बात, ये बेचारा काम भी जल्दी करता है और यदि खराब हो जाए तो ये अपने आप से ठीक भी बड़ा जल्दी होता है। अगर दिन दुगुना रात चौगुना आप शराब न पिए तो लीवर इतना जल्दी खराब नहीं होगा। बहुत लोग जो लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, बहुत लंबे समय तक लेंगे तो उनका लीवर खराब नहीं होता। कई लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है, वो जानते भी नहीं है और उनका जीवन निकल जाता है। ये लीवर के पास इतनी क्षमता होती है कि अपने आप को ठीक कर लेता है। और ठीक कब करेगा? अगर लीवर खराब हो रहा है, यानी इसकी कोशिका ही तो खराब हो रही है। इसकी कोशिका खराब हो रही है तो पहले वाली जो कोशिका है, जो भी बची कोशिका, तुरंत नई कोशिका पैदा कर देगी। यानी लीवर के पास सबसे अधिक कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। और कोशिका विभाजन की क्षमता होती है तो जाहिर सी बात है, डैमेज तो कोशिकाएं होती हैं, हो जाएं कोई बात नहीं है, हम तुरंत क्या कर देंगे? नई कोशिका बना देंगे, बात खत्म। तुरंत क्या करेंगे? हमारे पास तो भैया क्षमता है, तुरंत रिपेयर कर देंगे, तुरंत नई कोशिका बना करके इसको क्या कर देगा? रिपेयर कर देगा और ये अंग क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। है कि नहीं है? ये बात जानते रहिएगा, लीवर ठीक ठाक मात्रा में खराब हो जाए तो भी ठीक हो जाएगा, है ना? अगर ठीक ठाक मात्रा में खराब हो जाए तो भी क्या हो जाता है? ठीक। जब तक कि इसके साथ बहुत ज़्यादा जास्ती न कर दें, है ना? जब एकदम अति कर देंगे तभी ये बेचारा जा करके खराब होता है। तो आपसे मैं पूछूं, आपके शरीर में कौन सा ऐसा अंग है? आपके शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसके पास कोशिका पुनरुत्पादन की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है? तो आप जवाब क्या देंगे? लीवर के पास सेल डिवीजन की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। देखिए कितना है, मैंने बताया, एग्जाम्पल भी देके बताया था संयुक्त परिवार में क्या होता है, कुछ लोग बेचारे काम भी ज़्यादा करते हैं और इज्जत भी उनको नहीं मिलती है ना? उनको चोट वगैरह लग जाए तो अपने आप से मलहम पट्टी करके फिर अगले दिन काम करने के तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग बाबू बन के रहते हैं नहीं रहते हैं। ये चीज़ है, ये बेचारा इसी के साथ ये भी है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में काम भी करता है और चोट लग जाए तो अपने आप को ठीक भी कर लेता है। ये जानता है कि मुझे ही जब सब कुछ करना है तो मैं किससे कहूँगा, है कि नहीं? और ईश्वर ये भी जानते थे जिस प्राणी को हम बना रहे हैं वो प्राणी पक्का चल के आगे चलकर एक रस का पान करेगा जिसको कहेंगे सोम रस। देख लीजिए, देवता दारू पिए तो सोम रस, है कि नहीं है? कितना बड़ा है। अगर कोई बड़ा आदमी कोई गलत काम करे तब भी उसको अच्छी चीज़ ही बताई जाती है ना? देवता शराब पीते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सोम रस। लेकिन ईश्वर ये जानते थे कि भैया हम जिस मनुष्य को बना रहे हैं आगे चलकर पक्का एल्कोहल लेगा, और एल्कोहल से निपटना बेचारे लीवर को है, जो खतरनाक पदार्थ होते हैं,
जहरीले पदार्थ, उनसे यही निपटता है और उसको इसकी मात्रा को कम करके ही ब्लड में भेजता है। अदरवाइज जितना टॉक्सिक मटेरियल लेते हैं डायरेक्ट ब्लड में चला जाए तो ब्लड की हालत ख़राब कर देगा। लीवर उसकी मात्रा को क्या करता है, कम करता है, उसके विषैलेपन को क्या करता है, कम करता है। जो लोग जहर खा के मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फॉरेंसिक टेस्ट में इसी का टेस्ट किया जाता है, इसमें ही मिलता है। तो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल सबसे कौन निपटता है, लीवर निपटता है। और ये बेचारा